हेलो गाइस, ध्यान देते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर आपको याद होगा हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल पढ़ा था और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के साथ साथ अल्कोहल और फिनॉल को डिस्टिंग्विश करने वाली डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी देखा था। तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल हमने देख लिया था। अब बारी है गाइस रिएक्शंस ऑफ फिनॉल की। अगर हम बात करें रिएक्शंस ऑफ फिनॉल की तो आपको दिखाई दे रहा होगा, आप ही के सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे। टोटल ये 11 रिएक्शंस है जो फिनॉल की अलग अलग रिएक्शन है। आपको लग रहा होगा अरे 11 रिएक्शन है, बहुत सारी रिएक्शन है, तो थोड़ा सा मन में डर भी पैदा हो रहा होगा, इतनी सारी रिएक्शन। अल्कोहल की तो इतनी नहीं थी, लेकिन जैसे अल्कोहल की रिएक्शन थी लगभग उसी तरीके से फिनॉल की रिएक्शन है। थोड़े बहुत इसके अंदर माइन्यूट चेंजेस हैं। रिएक्शन दिखने के लिए लग रही है 11 है, लेकिन है बहुत छोटी छोटी और आसान रिएक्शन है। ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, एक बार याद कर लेंगे बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। तो गाइस बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनॉल की। तो रिएक्शंस ऑफ फिनॉल के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, मुझे बताओ जल्दी से टोटल कितनी रिएक्शन दिखाई दे रही है? 11। पहला वाला रिएक्शन है जिसका नाम है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। इसके अंदर फिनॉल एसिडिक है, हमने पहले ही देखा हुआ है। तो कैसा एसिडिक है, क्यों है, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद स्टरीफिकेशन ऑफ फिनॉल, जैसे अल्कोहल का स्टरीफिकेशन किया था उसी मैनर में फिनॉल का स्टरीफिकेशन। तीसरा एसिटाइलेशन, फिनॉल का एसिटाइलेशन रिएक्शन होके क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है ये देखेंगे। फिर फिनॉल का हेलोजिनेशन, फिनॉल का नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के अंदर नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे। हेलोजिनेशन के अंदर ब्रोमीन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे। सल्फोनेशन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे। उसके बाद रिमर टीमन रिएक्शन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कोलबेज रिएक्शन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाइस, एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा से याद रख लेना। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, रिडक्शन ऑफ फिनॉल एंड देन फिनॉल का कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे फिनॉल के अंदर। तो गाइस टोटल कितनी रिएक्शन है एक बार जल्दी जल्दी बता दो, फटाफट जल्दी आप लोग बोल दो। देख लो आपके सामने लिखा हुआ है रिएक्शंस ऑफ फिनॉल के अंदर टोटल 11 रिएक्शन है। पहला आपको दिखाई दे रहा होगा एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल है गाइस। दूसरा वाला रिएक्शन है आपका एस्टरीफिकेशन ऑफ फिनॉल। तीसरा वाला है आपका एसिटाइलेशन ऑफ फिनॉल। चौथा वाला हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। पांचवा वाला नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। छठा वाला सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। सातवां वाला रिमर टीमन रिएक्शन। आठवां वाला कोलबेज रिएक्शन। नौवां वाला ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। 10वां रिडक्शन ऑफ फिनॉल और 11वां कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ फिनॉल। तो गाइस ये टोटल 11 रिएक्शन है। इनमें से पहले हम सारी रिएक्शन ले लेंगे और सबसे लास्ट में रिमर टीमन रिएक्शन लेंगे, क्योंकि दोनों रिएक्शन बेहद ही इंपॉर्टेंट है और इन रिएक्शन को बताते समय चाहिए तो मैं इनका मैकेनिज्म भी बता दूंगा। हालांकि टेक्स्ट बुक में दिया नहीं, एग्जाम में आता नहीं है, एंट्रेंस वालों के लिए काम का होता है, लेकिन फिर भी लगा तो बता देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस चालू करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन यानी कि एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। अब फिनॉल एसिडिक इन नेचर होता है, कल ही हमने डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के अंदर देखा था। फिनॉल आपका लिटमस पेपर को कलर चेंज दिखा रहा था, ब्लू लिटमस को रेड बना रहा था, मतलब फिनॉल एसिडिक नेचर का था। ये हमारा कल प्रूव हो गया था। अब फिनॉल एसिडिक नेचर का है तो क्यों है, और अल्कोहल एसिडिक नेचर का नहीं है तो क्यों नहीं है, ये कारण जानने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान कारण है गाइस, याद रख लेना। ROH का मतलब आपका अल्कोहल होता है। अगर अल्कोहल अपना H+ दे दे, अगर मान लीजिए कि अल्कोहल एसिड की तरह काम कर रहा है और अगर वो एसिड की तरह काम कर रहा है तो अपना H+ दे देगा। और मान लीजिए कि अल्कोहल ने अगर अपना H+ दे दिया तो ये RO- बनेगा, और RO- को हम क्या कहते हैं, अल्क ऑक्साइड, और चार्ज है इसलिए आयन, अल्क ऑक्साइड आयन, अल्क ऑक्साइड आयन। तो जब भी भाई अल्कोहल अपना H+ अगर डोनेट कर रहा है तो ये बनाता है अल्क ऑक्साइड आयन। ये अल्कोहल की बात हो गई। वैसे फिनॉल की बात करेंगे, फिनॉल के लिए मैं एरोमेटिक रिंग लिख देता हूँ बकायदा। फिनॉल जो है वो अगर अपना H+ डोनेट करेगा तो ये बनाता है ऐसा। तो गाइस फिनॉल ने क्या करा, अपना H+ डोनेट किया, ये बनाया। इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। अब देखो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान देके सुनना। अब किसी ने अगर अपने को पूछा कि गाइस अल्कोहल और फिनॉल में कौन एसिडिक है, पहले तो अपने को मालूम है कि फिनॉल इज एसिडिक। या फिर ऐसा सवाल पूछा कि अल्कोहल फिनॉल में हु इज मोर एसिडिक, तो बताना भाई कि फिनॉल जो है वो मोर एसिडिक है। और जो कंपाउंड एसिडिक होते हैं वो अपना H+ जल्दी से रिलीज कर देते हैं। अगर किसी ने पूछा कि भाई अल्कोहल और फिनॉल में फिनॉल अपना H+ जल्दी क्यों रिलीज करेगा, इसका कोई कारण बताइए, तो उनको कहना कि फिनॉल जब अपना H+ रिलीज करता है तो वो फिनॉक्साइड आयन बनाता है।
और अल्कोहल जब अपना H प्लस डोनेट करता है तो अल्कोक्साइड आयन बनाता है, और इस अल्कोक्साइड आयन फिनॉक्साइड आयन में इन दोनों में मोर स्टेबल प्रोडक्ट आपका फिनॉक्साइड आयन है। और गाइस फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल क्यों है, इसका कारण भी अपने को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये फिनॉक्साइड आयन टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है और अल्कोक्साइड आयन कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता नहीं है। और जो कंपाउंड जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा वो उतना ज्यादा रेजोनेंस करने की वजह से स्टेबल कंपाउंड होता है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा अल्कोहल फिनॉल के अंदर हु इज मोर एसिडिक एंड व्हाई, तो कह देना गाइस कि अल्कोहल फिनॉल के अंदर फिनॉल इज मोर एसिडिक, क्योंकि फिनॉल जब H प्लस डोनेट करता है तो फिनॉक्साइड आयन बनाता है, अल्कोहल जब H प्लस डोनेट करता है तो अल्कोक्साइड आयन बनाता है। इस फिनॉक्साइड आयन अल्कोक्साइड आयन के अंदर फिनॉक्साइड मोर स्टेबल प्रोडक्ट है क्योंकि ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है, और अल्कोक्साइड आयन एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता नहीं है, इसलिए वो लेस स्टेबल प्रोडक्ट है। अगर मान लो इन दोनों की शर्त लग जाए अल्कोहल और फिनॉल की कि कौन अपना H प्लस जल्दी रिलीज करेगा, तो जल्दी से आपका फिनॉल रिलीज करेगा, क्योंकि फिनॉल को पता है कि अगर वो अपना H प्लस जल्दी रिलीज करेगा तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है फिनॉक्साइड आयन। और अल्कोहल को पता है कि H प्लस डोनेट करके अपन कौन से तीर मारने वाले, अपन तो अल्कोक्साइड आयन बनाने वाले, और वो उतना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है ही नहीं। तो इन दोनों में ये स्टेबल प्रोडक्ट होने की वजह से ये सेकंड वाली रिएक्शन जल्दी होगी, मतलब सेकंड वाली रिएक्शन के अंदर जल्दी से H प्लस डोनेट होगा, इसलिए सेकंड वाली रिएक्शन का फिनॉल आपका मोर एसिडिक रहेगा। तो पॉइंट यहां से क्या मिलता है गाइस, अगर मान लीजिए अपने को ये पता करवाना है कि कोई भी कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है कि कम एसिडिक है, तो दो तरीके से, पहला तो ये पता करवाना कि वो अपना H प्लस जल्दी डोनेट करता है कि लेट डोनेट कर रहा है। अगर जल्दी डोनेट कर रहा है तो मोर एसिडिक है, और दूसरा जल्दी क्यों डोनेट करेगा, क्योंकि जल्दी डोनेट करने की वजह से वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। अगर कोई भी कंपाउंड H प्लस डोनेट करने से मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है तो वो जल्दी से अपना H प्लस डोनेट करके मोर स्टेबल प्रोडक्ट बना देगा। तो गाइस इस तरीके से आपका एसिडिक नेचर हमें पता चलता है। तो अल्कोहल फिनॉल के अंदर ये बात तो क्लियर हो गई कि फिनॉल आपका मोर एसिडिक है, अल्कोहल आपका लेस एसिडिक है। फिनॉल मोर एसिडिक इसलिए क्योंकि वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट फिनॉक्साइड आयन बनाता है। अभी फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 5 हैं, और वो आपके बुक के अंदर दिया है। ये टॉपिक अगर आप बुक के अंदर खोलेंगे तो एक बॉक्स दिया, उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि इस फिनॉक्साइड आयन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक बात बताना चाहूंगा, जरा ध्यान देके बढ़िया से देखना। वो बात ऐसी है कि अगर आपका फिनॉल है और अगर आप फिनॉल को मान लीजिए ऑर्थोपैरा पर, मोस्टली ऑर्थोपैरा पे क्योंकि OH ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। तो पॉइंट ये बता रहा हूं कि अगर जब भी फिनॉल को ऑर्थो या पैरा पे विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, NO2 इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक लगा। दूसरे वाली एग्जांपल के अंदर मान लीजिए कि मैं इसको यहां डोनेटिंग ग्रुप लगा देता हूं CH3, और तीसरी वाली एग्जांपल के अंदर फिनॉल को कुछ भी नहीं लगाऊंगा, एज इट इज रहने दूंगा। अब ध्यान देना गाइस, अगर अपने को किसी ने पूछा कि तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो पॉइंट हमेशा याद रखना, एंट्रेंस में पूछने वाला सवाल है। तो पॉइंट ऐसा है कि सबसे ज्यादा एसिडिक वो होता है जिसके ऑर्थो और पैरा पे मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। अब ये पहला फिनॉल, दूसरा फिनॉल, तीसरा फिनॉल, इस तीसरे फिनॉल के अंदर तो ऑर्थो पैरा पर कहीं पर भी डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। दूसरे फिनॉल के अंदर ये जो CH3 है ये आपका डोनेटिंग ग्रुप होता है, इसको थोड़ा साइड में रखो। और ये NO2 जो है आपका विड्रॉइंग ग्रुप है। तो होता क्या है, जब रिंग के अंदर विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहता है, NO2 आपका विड्रॉइंग ग्रुप है, जब रिंग के अंदर आपका विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहता है तो ये विड्रॉइंग ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता, और विड्रॉइंग ग्रुप रिंग में से इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से रिंग के इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। अब रिंग के इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो रिंग इस O से लेगा, O का इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो H से लेगा, और O अगर H से लेगा तो H2O ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि पोलराइजेशन बढ़ेगा। एंड मोर इज द पोलराइजेशन, मोर इज द एसिडिटी। तो क्या कहा गाइस मैंने, NO2 क्या करता है, विड्रॉइंग ग्रुप है, रिंग में से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, रिंग डिफिशिएंट हो जाती है, रिंग ऑक्सीजन से लेती है, ऑक्सीजन डिफिशिएंट होता है, हाइड्रोजन से ले लेता है, तो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि पोलराइजेशन बढ़ता है, मोर इज द पोलराइजेशन, मोर इज द एसिडिटी। तो पॉइंट क्या मिला अपने को कि फिनॉल को जब भी ऑर्थो पैरा पर विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा रहे, मेटा पर लगा रहेगा तो उसका इफेक्ट कम आता है। ऑर्थो पैरा पर अगर फिनॉल को विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे
तो वो OH बॉन्ड का पोलराइजेशन बढ़ाता है। एंड मोर इज द पोलराइजेशन गाइज, मोर इज द एसिडिटी, ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा जो है ये CH3 डोनेटिंग ग्रुप है। अब रिंग के अंदर अगर डोनेटिंग ग्रुप लग जाएगा तो इस OH बॉन्ड का पोलराइजेशन कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इस रिंग को अगर इधर से इलेक्ट्रॉन मिल रहे तो O से ज्यादा लेगा नहीं, O अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा तो H से लेगा नहीं, तो H2O ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम तो एसिडिटी यानी कि पोलराइजेशन भी कम होने से एसिडिटी कम हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट क्या मिला कि डोनेटिंग ग्रुप लगने से OH का पोलराइजेशन कम होता है, इसलिए फिनॉल की एसिडिटी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो गाइस अगर अपने को सीक्वेंस पूछा जाए तो क्या बताएंगे? हम बोलेंगे सबसे ज्यादा एसिडिक ये वाला है, क्योंकि इसमें ऑर्थो पर विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। विड्रॉइंग ग्रुप आपका OH का पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ने से एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी। उससे कम एसिडिक आपका ये वाला है, और सबसे कम एसिडिक ये है, क्योंकि इसके अंदर डोनेटिंग लगने से पोलराइजेशन कम हो रहा है, जिस वजह से एसिडिक नेचर आपका क्या हो रहा है? कम। तो गाइस सबसे ज्यादा एसिडिक आपका ये डोनेट विड्रॉइंग ग्रुप लगने की वजह से, यहाँ कोई ग्रुप नहीं लगा इसलिए थोड़ा कम एसिडिक ये रहेगा, और यहाँ डोनेटिंग ग्रुप लगने की वजह से इस फिनॉल की एसिडिटी कम हो जाएगी, तो तीसरे नंबर पे ये रहेगा। तो गाइस याद रख लेना कि जब भी विड्रॉइंग ग्रुप लगता है एसिडिक नेचर क्या होता है आपका फिनॉल का, बढ़ता है कि कम होता है? तो विड्रॉइंग ग्रुप लगने से फिनॉल मोर एसिडिक होता है, डोनेटिंग ग्रुप लगने से फिनॉल लेस एसिडिक होता है, और कोई भी ग्रुप न लगने से फिनॉल की एसिडिटी एज इट इज जितनी है उतनी ही रहती है। तो गाइस बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रख लेना, इसको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अब मैं आपको थोड़ा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। छोटा छोटा निकालने की कोशिश करेंगे, जगह वैसे ही कम है हमारे पास। मान लीजिए ये आपका फिनॉल ये ऐसा था, ये आपका फिनॉल था, इसने अपना H+ दे दिया, तो ये बॉन्ड O की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और बॉन्ड O की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे, और साथ ही में इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और H+ निकलता है, तो ये आपका फिनॉक्साइड आयन है। अब इस फिनॉक्साइड आयन के अंदर होता क्या है, ये वाला बॉन्ड डीलोकलाइजेशन दिखाने के लिए हमेशा याद रखना, पहले भी एक बार बता चुका हूँ, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अरीन्स, यानी कि हैलो अल्केन हैलो अरीन के अंदर ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा आपका इधर, बॉन्ड इधर शिफ्ट होने से यहाँ माइनस आएगा और यहाँ क्या आएगा? प्लस। यहाँ प्लस आ जाएगा तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए पीछे वाले 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे, और ये बॉन्ड यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होने से बॉन्ड होगा। बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होना मतलब सीधा सीधा रेजोनेंस होना। तो इस प्रकार से रेजोनेंस होगा, हर बार पहले बॉन्ड शिफ्ट होगा, जैसे आप पहले ये बॉन्ड शिफ्ट होगा फिर पीछे से लोन पेयर आएगी, बाद में ये बॉन्ड शिफ्ट होगा फिर पीछे से लोन पेयर आएगी, बाद में ये बॉन्ड शिफ्ट होगा पीछे से लोन पेयर आएगी, बाद में और एक बॉन्ड शिफ्ट होगा, ऊपर जो भी बनेगा वो शिफ्ट हो जाएगा फिर पीछे से लोन पेयर आएगी। ऐसा कितने बार करना अपने को? 4 बार, तो 5 स्ट्रक्चर बनेंगे। देखो सबसे पहले ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, फिर आपके पीछे से लोन पेयर आएगी। तो गाइस पहला वाला स्ट्रक्चर देख लो कैसे बनता है, बराबर केयरफुली देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को ड्रॉ करना जमता नहीं है। ये O है आपका, अब हुआ क्या, ये सब एज इट इज लिख देता हूं मैं, ये माइनस है और यहाँ आपका बॉन्ड है। पहली चीज होने वाली है बॉन्ड इधर शिफ्ट होने वाला, गाइस ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा। फिर अब बॉन्ड शिफ्ट हो गया, पीछे से क्या आती है? लोन पेयर। अब ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगी, तो इस ऑक्सीजन ने अगर अपनी लोन पेयर डोनेट करी तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इस कार्बन ने एक्सेप्ट किया तो माइनस आएगा, डोनेट किया इसने एक्सेप्ट किया लोन पेयर तो एडिशनल एक बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस आ चुका है और यहाँ पर भी प्लस माइनस आ चुका है, तो चार्जेस आपके कैंसिल हो जाएंगे। ये पहला काम हुआ बॉन्ड शिफ्ट होने का। तो गाइज यहाँ जो बॉन्ड था इधर शिफ्ट हो चुका। अब दूसरे बॉन्ड की बारी, अब इस वाले बॉन्ड की बारी। अब ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, ये दोनों के बीच का है ना बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और यहाँ ये इधर का जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट होने से यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, और साथ में बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन भी तो आएंगे ना, तो ये नेगेटिव चार्ज के साथ साथ यहाँ पर बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए पहले ये बॉन्ड शिफ्ट होगा आगे और बाद में पीछे से 2 इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर आ जाएगी। तो गाइस देखना फिर से कैसे कर रहे हैं अगली वाली स्टेप के अंदर, बाकी सब एज इट इज लिख देता हूँ, फिर मैं इनको शिफ्ट करूंगा, बराबर देखना केयरफुली, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब गाइस ये वाला बॉन्ड पहले आपका शिफ्ट होने वाला है, फिर आपके पीछे से ये लोन पेयर इधर आ जाएगी, तो पहले ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ बॉन्ड शिफ्ट होने से यहाँ माइनस आएगा और यहाँ क्या आएगा? प्लस। और ये पीछे माइनस है, माइनस के साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी इसके पास बॉन्ड के, तो ये अपने पीछे से 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसने दिए इसलिए प्लस चार्ज आएगा, इसने लिया इसलिए क्या आएगा? माइनस। तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस? कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा तीसरा स्ट्रक्चर हो गया, 2 बॉन्ड शिफ्ट कर चुके हैं। अभी तीसरे बॉन्ड की बारी गाइस देखना, अब ये आगे वाला बॉन्ड, पहले ये बॉन्ड शिफ्ट किया, अब ये शिफ्ट किया, पहले ये हुआ फिर ये हुआ, अब इसकी बारी है। अब ये बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो पीछे से ये इसको लोन पेयर दे देगा। अब देख लेते क्या होता है गाइस।
बराबर से देखना केयरफुली, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो के पास 2 लोन पेयर है, ठीक है। अब गाइस ध्यान से देखना, ये वाला बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ क्या आएगा प्लस। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होने से यहाँ माइनस और यहाँ क्या आ चुका है प्लस। यहाँ प्लस आ गया, इसको स्टेबलाइज करने के लिए पीछे से लोन पेयर डोनेट हो जाएगी। इसके ऊपर माइनस था, इसने अपनी लोन पेयर डोनेट की, इसके ऊपर माइनस है, इसने अपनी लोन पेयर डोनेट की तो प्लस आया, इसने एक्सेप्ट किया तो माइनस आया और एक एडिशनल आपका बॉन्ड बन गया बना। दोनों के ऊपर प्लस माइनस चार्जेस है, चार्जेस क्या हो जाएंगे गाइस आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, चौथे नंबर का। अब आखिरी स्टेप के अंदर देखना, अब ये क्या होता है इसका, ये नीचे लिख देता हूँ। तो गाइस इसके साथ क्या होने वाला है, पहले एज इट इज स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये यहाँ आपका O, ठीक है, और ये आपका माइनस। अब क्या होगा ध्यान से देखना, अब वो पहला ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, फिर ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, फिर ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया। सब 3 ही तो बॉन्ड थे रिंग के अंदर, सारे शिफ्ट हो चुके हैं। अब ये रिंग के बाहर का बॉन्ड है ना भाई, जो बना था वो शिफ्ट होगा, अब उसकी बारी है। अब ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और फिर पीछे से इसकी लोन पे यहाँ डोनेट हो जाएगी। मतलब ये वाला बॉन्ड आपको ऊपर शिफ्ट होगा, पीछे से इसकी क्या आएगी, यहाँ लोन पे आएगी। तो गाइस ऐसा कर लेते हैं एज इट इज। ये बॉन्ड अगर ऊपर शिफ्ट हो गया तो ऊपर क्या आएगा, बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड इधर शिफ्ट होने से माइनस चार्ज आएगा। और यहां से शिफ्ट हुआ तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा प्लस। फिर पीछे से माइनस के साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर देगा, डोनेट करने से प्लस, इसने एक्सेप्ट करा तो माइनस, और प्लस माइनस चार्जेस क्या हो गए गाइस कैंसिल हो गए। तो इस तरीके से 5 स्ट्रक्चर बने। पहला वाला देखो और 5 वाला देखो। पहले से और 5वें में एक ही फर्क दिखाई देगा, वो कि बॉन्ड की पोजीशन बदल गया। यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ सिंगल है तो यहाँ डबल है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुआ, डीलोकलाइजेशन होके मतलब रेजोनेंस हुआ, और रेजोनेंस की वजह से क्या आती है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। और कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है ये आपको याद रखना है। तो गाइस एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल के अंदर हमने क्या पढ़ा हुआ है एक बार बता देना जल्दी से। पहला पॉइंट हमने कहा कि अल्कोहल फिनॉल के अंदर फिनॉल आपका मोर एसिडिक होता है, क्योंकि फिनॉल मोर स्टेबल प्रोडक्ट फिनॉक्साइड आयन बनाता है। अल्कोहल अल्कोक्साइड आयन बनाता है, वो इतना स्टेबल प्रोडक्ट है ही नहीं, तो इसलिए अगर दोनों में शर्त लग जाए तो जल्दी कौन H+ डोनेट करेगा, फिनॉल, क्योंकि वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट फिनॉक्साइड आयन बनाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा गाइस कि अगर फिनॉल को विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाए ऑर्थो पैरा पोजीशन पे NO2 जैसा स्ट्रॉन्ग वाला, तो फिनॉल के अंदर OH बॉन्ड का पोलराइजेशन बढ़ता है, और जिस वजह से फिनॉल की एसिडिटी बढ़ती है, क्योंकि मोर इज द पोलराइजेशन, मोर इज द एसिडिटी। वही बात करें डोनेटिंग ग्रुप की, तो डोनेटिंग ग्रुप की वजह से OH का पोलराइजेशन कम होता है, जिस वजह से एसिडिटी कम हो जाती है फिनॉल की। फिर उसके बाद तीसरा वाला पॉइंट क्या बोला था हमने उसके अंदर कि अगर कोई भी ग्रुप ना लगा दिया जाए तो एसिडिटी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। विड्रॉइंग लगाया तो एसिडिटी बढ़ेगी, डोनेटिंग लगाया तो एसिडिटी कम होगी, और कोई भी नहीं लगाया तो एसिडिटी एज इट इज रहेगी। ये पहला पॉइंट था। फिर उसके बाद हमने कहा फिनॉल के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे होते हैं हमने निकाल के दिखा दिए। तो गाइस याद रखना, जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे ऑर्थो प्यारा ऑर्थो पे, मेटा पर भी लगने से उतना इफेक्ट आता नहीं, लेकिन फिर भी आता है कुछ ना कुछ। लेकिन ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे उतनी फिनॉल की एसिडिटी ज्यादा होती है, और साथ ही में मोर एसिडिक बनता है। और डोनेटिंग ग्रुप लगने से एसिडिटी कम हो जाती है आपकी फिनॉल की। तो ये था एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। आई होप कि इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद अगला रिएक्शन आपको याद होगा, जरा याद दिलाना। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा रिएक्शन था हमारा, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल के बाद का इस दूसरा वाला जो रिएक्शन है वो है हमारा ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन की बात करेंगे, जैसे हमने अल्कोहल का ईस्टरिफिकेशन किया था, सेम उसी तरीके से फिनॉल का भी ईस्टरिफिकेशन करेंगे। 3 रिएक्शन है, इसके लिए आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। देख लीजिए, मैं लिख लेता हूं फटाफट। जैसे अल्कोहल के साथ किया था सेम टू सेम रिएक्शन यहाँ पे। तो ये छोटा सा फिनॉल निकालेंगे, ये ले लिया फिनॉल, इसका रिएक्शन। वहां पर अल्कोहल में भी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ किया था, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। उसके बाद फिर दूसरा फिनॉल, इसका रिएक्शन एसिडिक अनहाइड्राइड के साथ किया था। ये ऐसा स्ट्रक्चर था उसका, आई होप आपको याद होगा। और तीसरा रिएक्शन अगर आपको याद है तो फिनॉल का हमने तीसरा रिएक्शन किसके साथ किया था जरा बताना। तो वो किया था असाइल क्लोराइड के साथ, RC+OCl के साथ। पहली वाली रिएक्शन, दूसरी वाली रिएक्शन और ये तीसरी वाली रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कर देंगे, ठीक है। और ये बेस के प्रेजेंस में, पायरिडीन के प्रेजेंस में करेंगे।
क्यों करेंगे, क्या करेंगे देख लेते हैं। अब ध्यान देके बराबर से देख लेते हैं। अगर आपको स्टेरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल याद होगा तो ये रिएक्शन आपके लिए बायात का खेल है। अब इसके अंदर आर ग्रुप की जगह पे मैं कोई तो भी अल्काइल ग्रुप ले लेता हूँ। हमेशा से हम CH3 लेते आए, अभी भी वही ले लेते हैं। ये मैं ले लिया हूँ यहाँ पे CH3, तो ये एसिटिक एसिड हो जाएगा। और यहाँ मैंने ले लिया CH3, इधर भी CH3 ले लिया, तो इसको हम कहते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड। क्या कहते हैं गाइस, एसिटिक अनहाइड्राइड होगा। तो ये फिनॉल 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 पहली बार कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, फिर एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, और यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड हो, इतने को कहते हैं एसिटिल, और Cl है इसलिए क्लोराइड, तो एसिटिल क्लोराइड के साथ करेंगे। और वहां जो होता था वो यही होगा। वहां पर आपको याद होगा OH का बॉन्ड टूटा था अल्कोहल के अंदर, सेम फिनॉल के अंदर होगा। यहाँ पर भी OH का बॉन्ड टूटेगा और यहाँ इस OH की जगह पे आएगा, क्योंकि इतना नेगेटिव ग्रुप है, ये नेगेटिव ग्रुप इस नेगेटिव ग्रुप को रिप्लेस करेगा। गाइस इस नेगेटिव ग्रुप को रिप्लेस करेगा तो क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, ये आपका एज इट इज CH3C डबल बॉन्ड हो, ये लिख देता हूँ CH3C डबल बॉन्ड है आपका एज इट इज, और इसकी जगह पे O, और ये एरोमेटिक रिंग आ गई, ये आ गया आपकी एरोमेटिक रिंग। और ये H, और ये आपका बचा, ये आपका बाहर आया हुआ OH, यहाँ का बचा हुआ H, और यहाँ से बाहर आया OH, कंबाइन होके H2 बनाएंगे। ये देखना गाइस AR, ये आपका R C डबल बॉन्ड O R की जगह AR है, तो ये R C डबल बॉन्ड O AR का मतलब एरोमेटिक रिंग आ गई यहाँ पे, तो आपका ईस्टर बन गया। ये इस ईस्टर का नाम रहेगा, ये फिनाइल ग्रुप है इसलिए इसको कहेंगे फिनाइल। इसको फिनाइल क्योंकि O के साथ जो सिंगली बॉन्डेड होता है उसे पहले नाम देते हैं, और इतने वाले ग्रुप को हम कहते हैं एसीटेट। क्या कहेंगे गाइस, एसीटेट का हमको प्रोडक्ट मिलता है फिनाइल एसीटेट। दूसरी वाली रिएक्शन के अंदर भी सेम होगा, ये वाला बॉन्ड टूटा है और H का सिंगल बॉन्ड, और एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ ये C और O का बॉन्ड तोड़ो, या फिर ये तोड़ो, कोई भी तोड़ लो, मान लो ये वाला टूटा, तो ये नेगेटिव ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि C और O के बॉन्ड में O का नेगेटिविटी ज्यादा है तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, C का कम है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये आपका नेगेटिव ग्रुप इस नेगेटिव ग्रुप के जगह पे आ जाएगा। तो गाइस क्या प्रोडक्ट बनता है देख लो, ये आपका CH3C डबल बॉन्ड एज इट इज, CH3C डबल बॉन्ड एज इट इज, CH3C डबल बॉन्ड एज इट इज, और ये नेगेटिव ग्रुप की जगह पे O और एरोमेटिक रिंग आ जाएगी, O एरोमेटिक रिंग आ गई। और फिर इसके बाद यहाँ से निकला हुआ H और ये इतना ग्रुप कंबाइन हो जाएगा, और क्या बनाता है, ये बनाता है CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ का H ऐसा बना देगा। यहाँ पर भी फिनाइल एसिटेट बना, और ये बाई प्रोडक्ट एसिटिक एसिड बना। दोनों एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगी हमारी। तीसरी वाली रिएक्शन जो है फिनॉल की, ये एसिटिल क्लोराइड के साथ करेंगे। अब इस रिएक्शन को अगर आप देखेंगे ध्यान से, थोड़ा गलत हो गया, इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो पायरिडीन के प्रेजेंस में करें, क्यों देख लेते हैं। यहाँ पर अगेन वही होगा, और H का बॉन्ड टूटेगा, और आपका ये जो नेगेटिव ग्रुप है इस नेगेटिव ग्रुप Cl की जगह पे आ जाएगा, और Cl आपका लिविंग ग्रुप होता है, नेगेटिव ग्रुप भी है, ये चला जाएगा, इसकी जगह पे ये ग्रुप आएगा, तो क्या प्रोडक्ट मिलता है देख लो गाइस, तो CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, और O के साथ फिर आपका एरोमेटिक रिंग एज इट इज, और यहाँ से निकला H, और ये गाइस Cl कंबाइन होकर क्या बना देगा HCl। तो फिर से यहाँ पे HCl प्रोड्यूस हो रहा है, और HCl आपका एसिड है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस पायरिडीन डाला हुआ है। तो गाइस जैसे अल्कोहल का स्टेरिफिकेशन होता था सेम टू सेम उसी तरीके से फिनॉल का हमने स्टेरिफिकेशन किया। इसके अंदर कोई भी अलग चीज हमने की नहीं, हर बार वही हुआ जो वहां पे होता था। तो एक बार आप रिएक्शन को देख लो, और कोई दिक्कत है तो आप बताओ। अब गाइस फिनॉल के स्टेरिफिकेशन के बाद अब तीसरे नंबर की रिएक्शन, आई होप कि आपको याद होगा। अगर याद होगा तो प्लीज मुझे जल्दी से बता दो कि तीसरे नंबर की क्या रिएक्शन है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही आसान रिएक्शन है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, तीसरे नंबर वाला, वो है आपका फिनॉल का कौन सा रिएक्शन। तो गाइस वो है तीसरे नंबर वाला फिनॉल का एसिटाइलेशन। थर्ड नंबर की रिएक्शन है एसिटाइलेशन ऑफ फिनॉल। भाई एसिटाइलेशन ऑफ फिनॉल की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब फिनॉल के अंदर एसिटिल ग्रुप का एडिशन करना। अब फिनॉल के अंदर हम एसिटिल ग्रुप का एडिशन करके क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, ये बढ़िया से देख लीजिए। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखता हूं, ये है आपका
COOH और यहाँ है आपका OH। इसको कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड, या फिर इसी का दूसरा नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये 1-2 पोजीशन मतलब ऑर्थो पोजीशन इसलिए ऑर्थो, यहाँ पे OH इसलिए हाइड्रोक्सी, और इतने ग्रुप को कहते हैं बेंजोइक एसिड है, या फिर इसका और नाम है कॉमन नेम सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड का मैं रिएक्शन कर रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ, यानी कि किसके साथ कर रहा हूँ, एसिटिल क्लोराइड के साथ कर रहा हूँ। तो गाइस सैलिसिलिक एसिड लिया और इसका रिएक्शन मैं एसिटिल क्लोराइड के साथ कर रहा हूँ। और एसिटिल क्लोराइड क्यों, क्योंकि इतने ग्रुप को हम एसिटिल कहते हैं, और ये जो ग्रुप है ये क्या कर देता है, तो अगेन OH का बॉन्ड तोड़ के उसकी जगह पे आपका एसिटिल ग्रुप आता है, जैसे अभी स्टेरिफिकेशन में हो रहा था, सेम वैसे ये COH एज इट इज रहेगा, और H का बॉन्ड टूटेगा, H निकला यहाँ से O रह गया, और जो H निकल गया उसकी जगह पे ये C डबल बॉन्ड हो CH3 यानी कि एसिटिल ग्रुप आएगा। ये आपका H की जगह पे C डबल बॉन्ड हो CH3 एसिटिल ग्रुप आ गया। अब ये आपका फिनॉल था, OH इसलिए फिनॉल है। ये आपका कौन सा फिनॉल है, तो सैलिसिलिक एसिड है, इसी को ऑर्थो बेंजाइक एसिड कहते हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ, तो OH का H रिप्लेस होकर उसके जगह पे एसिटिल ग्रुप आ गया, और ये अपने को प्रोडक्ट मिला। इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं एस्प्रिन। इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, एस्प्रिन कहते हैं। और एस्प्रिन जो है ये आपकी जेनेरिक मेडिसिन है। ये फीवर रिड्यूस करने के लिए, पेन रिड्यूस करने के लिए, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए इस दवा को ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, या इसी को हम कह सकते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। तो गाइस यहाँ पर क्या हुआ, एक बार जल्दी से बता देना। हमने सैलिसिलिक एसिड लिया था जिसमें ऑर्थो पे OH और COH होता है, इसी को हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहते हैं। इसका रिएक्शन हमने एसिटिल क्लोराइड के साथ किया। एसिटिल क्लोराइड का मतलब CH3 C डबल बॉन्ड और Cl के साथ किया। अब एसिटिल क्लोराइड क्या कर देता है, एसिटाइलेशन कर देता है। इसका एसिटाइलेशन मतलब क्या होता है बेसिकली, तो इसका एसिटिल ग्रुप OH के H को रिप्लेस कर देगा और अपने को प्रोडक्ट देगा। यहाँ से जो H निकलेगा वो Cl के साथ कंबाइन होकर बाई प्रोडक्ट HCl देता है, और ये जो HCl प्रोड्यूस होता है इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यहाँ डालते हैं पायरिडीन, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, वो इस HCl को कंप्लीटली क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हम कह सकते हैं ये जो एस्प्रिन है ये आपका एसिटिल वाला डेरिवेटिव है ना, किसका, सैलिसिलिक एसिड का। ये जो हमारा एस्प्रिन है, एस्प्रिन जो अपने को मिलता है वो कैसे मिलता है, तो सैलिसिलिक एसिड का हम एसिटाइलेशन करेंगे तो एस्प्रिन मिलता है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि एस्प्रिन जो है ये आपके सैलिसिलिक एसिड का एसिटल डेरिवेटिव है। तो एस्प्रिन इज द सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव, एस्प्रिन इज द सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव, एस्प्रिन इज द एसिटल डेरिवेटिव। ये एसिटल ग्रुप है ना, तो ये आपका एस्प्रिन जो है एसिटल डेरिवेटिव है किसका, सैलिसिलिक एसिड का। ये पहली बात। गाइस दूसरी बात क्या है यहाँ पे अपने को याद रखने लायक, बड़ी इंपॉर्टेंट वाली है, ध्यान देके देखना। पहले भी बता चुका हूँ कि एस्प्रिन जो है आपका जेनेरिक मेडिसिन है, फीवर रिड्यूस करने के लिए, पेन रिड्यूस करने के लिए, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस ये तीसरे नंबर का रिएक्शन था एसिटाइलेशन ऑफ फिनॉल। अब इस एसिटाइलेशन ऑफ फिनॉल के बाद अगले रिएक्शन काफी आसान रिएक्शन है। अब ध्यान देके बढ़िया से देखना, चौथे नंबर का रिएक्शन आई होप आपको याद होगा, बहुत ही आसान रिएक्शन है, जो कि है आपका हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। चौथे नंबर का रिएक्शन हैलोजिनेशन। तो गाइस हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल की बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो ले लेते हैं आपका फिनॉल ले लिया मैंने, और यहां पर भी दूसरा एग्जांपल में भी फिनॉल लेता हूं। अब ध्यान से देखना डिफरेंस क्या है। यहाँ पे फिनॉल को मैं कर रहा हूं ब्रोमिनेशन, ये कर रहा हूं वाटर के प्रेजेंस में, मतलब एक्वियस ब्रोमीन ले लिया ऐसा कह सकते हैं। फिनॉल का ब्रोमिनेशन कर रहा हूं वाटर के प्रेजेंस में, इसका मतलब एक्वियस ब्रोमीन ले लिया या फिर लिक्विड ब्रोमीन ले लिया, आप ऐसा भी कह सकते हैं। और यहाँ पर फिनॉल का मैं कर रहा हूं ब्रोमिनेशन किसके प्रेजेंस में, या तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म, या फिर CCl4, या फिर CS2। ये तीनों के तीनों नॉन पोलर
सॉल्वेंट है, इवन दे आर लेस पोलर देन वाटर। तो पॉइंट क्या लिखा गाइस मैंने, पहली केस में फिनॉल का ब्रोमिनेशन कर रहा हूं वाटर के प्रेजेंस में, यानी कि कौन सा सॉल्वेंट लिया हुआ है यहाँ पे, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। और यहाँ पर फिनॉल का ब्रोमिनेशन कर रहा हूं या तो क्लोरोफॉर्म या CCl4 या CS2 के प्रेजेंस में, ये है नॉन पोलर सॉल्वेंट या फिर लेस पोलर सॉल्वेंट देन वाटर है। तो जब भी हम ब्रोमिनेशन करेंगे पोलर सॉल्वेंट वाटर के साथ फिनॉल का, तब अलग प्रोडक्ट आता है। एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड, इनके प्रेजेंस में, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट या लेस पोलर सॉल्वेंट एंड वाटर के प्रेजेंस में अगर फिनॉल का ब्रोमिनेशन करेंगे तो गाइस तब अलग प्रोडक्ट आता है। तो कैसे अलग प्रोडक्ट आता है, कौन सा आता है, ध्यान देके देखना। यहाँ पे जब लिक्विड ब्रोमीन यानी कि एक्वस ब्रोमीन यानी कि ब्रोमीन इन अ पोलर सॉल्वेंट वाटर के साथ लेते हैं, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए पहले तो 3 लूंगा यहाँ पे, और ये OH आपको अच्छे से मालूम है एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑलवेज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी कि ब्रोमीन में से जो Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा वो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट में होने की वजह से थोड़ी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है और ये तीनों पोजीशन पे अटैक कर देता है। तीनों का मतलब मेटा मत समझना गाइस, तीनों का मतलब पहली ऑर्थो, फिर आपका प्यारा और फिर आपकी फिर से ऑर्थो। ऑर्थो प्यारा ऑर्थो 3 जगह पे ब्रोमीन ने अटैक किया। तो ये गाइस 3 जगह पे जो आपके H थे, यहाँ यहाँ और यहाँ जो आपके 3 H थे उनकी जगह तो Br ने ले ली, यहाँ से 3 H बाहर आ जाएंगे और हमारे पास 3 2 6 Br थे जिसमें से 3 Br वहां चले गए, तो अभी 3 Br बचे। तो यहाँ के 3 Br बाहर आएंगे और ये सॉरी यहाँ के 3 H बाहर आ जाएंगे और ये बचे हुए 3 Br कंबाइन होके क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, HBr बनाएंगे। और ये प्रोडक्ट का नाम क्या हमारा, नंबरिंग अगर हम करते हैं इसको यहाँ से, क्योंकि OH की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, नंबरिंग करेंगे तो गाइस हमारा प्रोडक्ट है 2 4 6, 2 पे 4 पे 6 पे 3 बार ब्रोमीन है इसलिए ट्राई ब्रोमो, और फिनॉल है इसलिए फिनॉल। तो गाइस 2 4 6 ये ट्राई ब्रोमो फिनॉल ये प्रोडक्ट अपने को मिल रहा है अगर हम ब्रोमिनेशन करेंगे पोलर सॉल्वेंट के अंदर। अगर गाइस दूसरा एग्जांपल देखेंगे इसका, हम अभी ब्रोमिनेशन करेंगे, फिनॉल का ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, ध्यान देके बराबर से देखना। फिनॉल का ब्रोमिनेशन कर रहे हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, यहाँ बस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 बार Br2 ले लो। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट है, लेस पोलर देन वाटर है, तो यहाँ पे सिर्फ एक बारी ऑर्थो पे अटैक होता है और एक बारी प्यारा पे अटैक होता है। तो ऑर्थो प्यारा डेरिवेटिव अलग अलग मिलता है अपने को। तो फिनॉल का एक बारी ब्रोमिनेशन होके ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल मिलेगा, ऐसे तो नंबरिंग करेंगे 1 to 2 ब्रोमो फिनॉल है, या तो ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल को हो, या नंबरिंग करेंगे 1 2 तो 2 ब्रोमो फिनॉल है। और एक बारी प्यारा पे अटैक होके अपने को क्या मिलेगा, तो ध्यान से देखना, प्यारा ब्रोमो फिनॉल 1 2 3 4 4 पे अटैक किया तो आपका ये प्यारा ब्रोमो फिनॉल मिल रहा है। और गाइस 2 जगह के 2 H निकल गए, उनके साथ बचे हुए 2 Br कंबाइन होके HBr बनाएंगे। कितने बार बनाएंगे, 2 बार बनेंगे। ऊपर कितने बार बना रहा था, 3 बार, क्योंकि 3 जगह के 3 H निकल रहे थे, बचे हुए 3 Br के साथ कंबाइन होके थ्राइस ऑफ क्या बना रहा था, HBr। तो गाइस इस तरीके से इस रिएक्शन को याद रखना है पोलर सॉल्वेंट में और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये क्या करता है। जैसे अभी हमने चौथे नंबर का रिएक्शन देखा फिनॉल का ब्रोमिनेशन, गाइस वैसे 5वें नंबर का रिएक्शन है फिनॉल का ब्रोमिनेशन, मतलब हैलोजिनेशन देखा। जैसा हमने हैलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन किया वैसे सेम टू सेम क्लोरिनेशन होता है। तो अभी गाइस 5वें नंबर का रिएक्शन है हमारा नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो क्या होता है, देख लो गाइस। नाइट्रेशन की भी 2 कंडीशन है, जैसा अभी हैलोजिनेशन का था सेम टू सेम वैसा है। अब ये मैं नाइट्रेशन करूंगा, नाइट्रेशन करने के लिए नाइट्रिक एसिड लेना पड़ता है। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, लेकिन मैं लिख कैसे रहा हूं, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। गाइस पहली चीज ध्यान से देखना बराबर से कैसे रिएक्शन कर रहे हैं। फिनॉल का मैं नाइट्रेशन कर रहा हूं नाइट्रिक एसिड के साथ। गाइस नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, आपको मालूम है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करके इसके साथ डबल बॉन्ड, एक इधर शेयर करके सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, बना लिया। अब नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, वो 2 इलेक्ट्रॉन नीचे देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है।
तो अब इसके अंदर होता क्या, ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा क्योंकि O की नेगेटिविटी ज्यादा है, O के ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, तो इतना वाला ग्रुप आपका अलग पार्ट है, इतना वाला ग्रुप अलग पार्ट है, तो HO माइनस और NO2 प्लस, तो HO माइनस और NO2 प्लस ऐसा लिखा है, HO माइनस और NO2 प्लस ऐसा मैंने लिखा हुआ है। अब इसमें याद क्या रखना है गाइज, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, याद रखना है, जब भी हम फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे और दूसरी बार फिनॉल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 करेंगे, तब क्या होता है, पहली चीज तो ये रिएक्शन होगी आपकी रूम टेम्परेचर पे, और दूसरी है ये रिएक्शन करेंगे हम हीट देके। तो दूसरा पॉइंट क्या मिला अपने को, फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रूम टेम्परेचर पर होगी और फिनॉल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ आपके इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट देकर हो जाएगी। अब इस रिएक्शन में देखना क्या होता है, आपने पहले भी किया हुआ, आपको मालूम है, नाइट्रेशन की रिएक्शन है तो एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप होगा, OH एक्टिवेटिंग है तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ एक बार ये ऑर्थो पे अटैक करेगा तो ऑर्थो पे NO2 लगेगा और एक बार ये NO2 कहाँ लगेगा, पैरा पे। तो बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को मैं 2 बार ले लूंगा, इसको भी और इसको भी कितने बार लेना पड़ेगा, 2 बार। इस पिछले रिएक्शन में भी ये 2 बार लेना था, शायद हम भूल गए थे। तो होगा क्या, एक बार NO2 ऑर्थो पे लगेगा, तो गाइस देख लेना ऑर्थो पे अगर NO2 लग जाएगा तो क्या प्रोडक्ट आता है, NO2 आपका ऑर्थो पे लगा और एक बार आपका पैरा पे लग जाएगा NO2, तो आपका पैरा पे NO2 लगेगा, लगा, और ऑर्थो का H और पैरा का H, 2 H निकले, बचे हुए 2 OH के साथ कंबाइन होके वो क्या बना देंगे गाइस, ट्वाइस ऑफ H2। यहाँ ट्विस्ट है, बड़ा ही बड़ा ट्विस्ट है, एकदम इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। पहली चीज क्या है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल बनाया और प्यारा नाइट्रो फिनॉल बनाया, ये तो आसान था। लेकिन इंटरेस्टिंगली मेजर प्रोडक्ट क्या होता है आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ऑर्थो प्यारा में अक्सर प्यारा मेजर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि प्यारा में जो बड़े बड़े ग्रुप हैं ये दूर होते हैं, जिस वजह से इनके बीच में रिपल्शन कम होता है, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट प्यारा होता है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ध्यान देकर देखना। यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसी है कि ये आप सोच रहे होंगे सर ये तो 2 बड़े बड़े ग्रुप बाजू में है, आजू बाजू के अंदर होने की वजह से इनके बीच में रिपल्शन होगा तो स्टेबिलिटी कम रहेगी, तो ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा नहीं, ऐसा आपको लग रहा होगा। और ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा क्योंकि जनरली प्यारा ही मेजर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि प्यारा के अंदर बल्कि ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप दूर होते हैं, जिस वजह से रिपल्शन कम और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट है और ये कैसा प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब मेजर है तो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, माइनर है तो कम प्रोड्यूस होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन सर यहाँ तो 2 आजू बाजू में बड़े बड़े ग्रुप है, इनके बीच में रिपल्शन होना चाहिए, रिपल्शन होने से स्टेबिलिटी कम और ये ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिन प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम होती है वो कम प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए वो माइनर होते हैं। अब ये आपने तो मेजर लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि इसमें जो बल्कि ग्रुप है ये आजू बाजू में होने से एक दूसरे के साथ रिपल हो रहे नहीं है, बल्कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देख लो, NO2 का स्ट्रक्चर बताता हूं, ये देख लो, ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना एन और O के बीच में, तो होता क्या है, ये आपका ऊपर वाला O और H का बॉन्ड पोलर है, तो O माइनस और H प्लस, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, और यहाँ NO में O माइनस है और यहाँ पे H प्लस है, H प्लस NO माइनस एक ही मॉलिक्यूल के पार्ट है, लेकिन फिर भी सेम मॉलिक्यूल के अंदर वो हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करते हैं। तो ये आपका H प्लस और ये O माइनस, ये 2 OH का H प्लस और NO2 का O माइनस, ये दोनों आपस में अट्रैक्शन पजेस करने की वजह से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि सेम ही मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तब उस बॉन्ड को हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है, ये मेजर होने का कारण क्या है कि 2 ग्रुप आपस में रिपल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे 2 ग्रुप रिपल, क्योंकि 2 ग्रुप के बीच में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, और इसी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये वाला आपका प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, इसलिए रिएक्शन इसको ज्यादा बनाएगी, इसलिए आपका ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा। ये पहली रिएक्शन की बात हो गई गाइस। अब दूसरी वाली रिएक्शन में होता क्या है, ध्यान देके देखना। दूसरी वाली रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 करते हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए 3 ले लो। इसके अंदर होता क्या है, एक बार इस NO2 पे, एक बार इस NO2 पे, और एक बार ये NO2 यहाँ ऑर्थो पे, एक बार ये NO2 इस पैरा पे, एक बार ये NO2 फिर से इस ऑर्थो पे, 3 जगह अटैक कर देता है। और अपने को गाइस देखिए क्या प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पर NO2, यहाँ पर भी NO2, और गाइस यहाँ पर भी NO2। अगर 3 जगह पे आपका NO2 आ गया तो 3 जगह के 3 H निकलेंगे, तीनों H के साथ कंबाइन होके गाइस थ्राइस ऑफ क्या बना देंगे, H2O।
और ये जो प्रोडक्ट मिला है इसका नाम है, यहाँ से नंबरिंग अगर मैं कर दूं 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या रहेगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ये 2 4 6 पे NO2 है इसलिए 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, और ये फिनॉल है इसलिए फिनॉल। इसी को पिकरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस इसी को? पिकरिक एसिड। ये थोड़ा सा एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है। तो गाइस इस नाइट्रेशन वाली रिएक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा, एक बारी जल्दी से बता दो। तो नाइट्रेशन वाली रिएक्शन के अंदर हमने देखा कि अगर फिनॉल का नाइट्रेशन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रूम टेम्परेचर पे करेंगे तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल दो प्रोडक्ट आते हैं। उसके बाद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी कि पिकरिक एसिड मिलता है। ये पहली बात देखी। दूसरी बात गाइस इसके अंदर क्या देखा, जनरली ऑर्थो और पैरा में मेजर प्रोडक्ट पैरा ही होता है, क्योंकि पैरा में बल्कि ग्रुप दूर होने की वजह से उनके बीच में रिपल्शन कम होता है, इसलिए वो मेजर प्रोडक्ट होता है। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर इंटरेस्टिंगली ये आपका ऑर्थो वाला प्रोडक्ट जो है ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। कारण क्या है, क्योंकि ऑर्थो वाले में हाइड्रोक्सिल ग्रुप का H और NO2 का O आपस में इंटर नहीं बल्कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अगर सेम ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और दो मॉलिक्यूल में बनता है तो उसे हम इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड के डेवलप होने की वजह से इनके बीच में रिपल्शन नहीं बल्कि अट्रैक्शन हो रहा है, जिस वजह से इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से ये प्रोडक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो गाइस ये था नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, और फिनॉल की 11 रिएक्शंस में से अभी हम 5 रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी की रिएक्शन हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।